हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एसेंड। तो आज है ना अपन अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ मशरूमिंग ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, डिस्कस द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेंड। अब यार देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन मतलब जो सेक्ट्स एंड कल्ट वाला टॉपिक है ना, वहाँ से सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सेक्ट और कल्ट का डिफरेंस, और एक ये क्यों राइज हो रहा है। ठीक है ना, ये 10 मार्कर में आएगा और ये 20 मार्कर में आएगा जब भी आएगा। तो ये ध्यान रखना कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द PYQ। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप अभी जो कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में जो सेक्ट्स और कल्ट्स की राइज है, मतलब है ना, वो इतने ज़्यादा क्यों राइज हो रहे हैं या उनका इतना ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, ये है पहला डिमांड। ठीक है, और दूसरा है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, बताओ क्या है। तो ये दोनों आपको लग रहा होगा कि सेम ही चीज़ है, बट इसमें पता थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ने 2 पार्ट करके पूछा ना, तो अपने को भी वैसे घुमा फिरा के लिखना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो अपने को करना क्या है, ये जो मशरूमिंग वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कॉन्टेम्प्रेरी फैक्टर्स क्या है। कॉन्टेम्प्रेरी फैक्टर्स का क्या मतलब है कि अभी क्यों राइज हो रहा है। ठीक है ना, और ये जो डिस्कस ये वाले फैक्टर्स है ना, यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड जो स्कॉलर्स लिखते हैं ना, वो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसका अपन आंसर देखते हैं। तो आंसर देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सेक्ट और कल्ट के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, देखो, जो सेक्ट होता है ना, वो ऑफशूट होता है मेन रिलीजन का। मेन रिलीजन मतलब जो चर्च होता है ना, चर्च को मेन रिलीजन कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये वेस्टर्न टाइपोलॉजी है, तो इसलिए वहाँ पे चर्च कहते थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये है ऑफशूट ऑफ मेन रिलीजन, जबकि ये ना एक अलग ही ग्रुप है। इसको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये रिलीजन के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है कल्ट। ठीक है, फिर देखो, जो सेक्ट होता है ना, वो ओपन होता है न्यू मेंबर्स के लिए, इसमें कोई भी मेंबरशिप बैरियर्स नहीं होते। जबकि जो कल्ट होता है ना, उसमें बहुत मेंबरशिप बैरियर्स होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये फोकस करता है स्ट्रिक्ट बिलीफ पे। स्ट्रिक्ट बिलीफ के मतलब आपने हमारा सेक्ट ज्वाइन किया है ना, तो आप हमारी जो आइडियाज़ है उन्हीं को फॉलो करोगे। आप दूसरे किसी सेक्ट के या दूसरे किसी रिलीजन के आइडियाज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे फोकस होता है चैरिस्मेटिक लीडर्स पे। जो लीडर्स होते हैं ना, ये लीडर सेंट्रिक होता है। ठीक है, और देखो, मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको कि ये ना टोटल डिवोशन मांगता है। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप है तो टोटल डिवोशन मांगेगा कि यार आपको हमारी ही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, आप ऐसे किसी को बाहर से नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि कल्ट ना बहुत सीक्रेटिव सोसाइटी होती है। यहाँ पे भी जैसे लिख रखा है। ठीक है ना, और यहाँ पे लीडरशिप ऑफन शेयर्ड होती है। ठीक है ना, अब देखो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको क्या कहा कि ये ऑफशूट होता है मेन रिलीजन का। तो देखो, यहाँ पे आप ये गलत दे रखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म किसका ऑफशूट था? बुद्धिज्म ऑफशूट था अपना हिंदुइज्म का, तो आप लिख सकते हो। लूथरनिज्म किसका ऑफसेट है? कैल्विनिज्म का, तो मतलब उसका क्रिश्चियनिटी का है। ठीक है ना, तो ये आप सेट यहाँ पे लिख सकते हो। फिर एक कल्ट। कल्ट क्या होता है? कल्ट है ना, कल्ट के एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो? तो धर्मदासी कल्ट ऑफ कबीर, और एक है साइंटोलॉजी ऑफ हबार्ड। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है साइंटोलॉजी ऑफ हबार्ड। तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये मत लिखना। ठीक है, फिर है ना, अपन देखो इंट्रोडक्शन में मैं आपको जनरली कहता हूँ कि आप कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन लिखो, बट यहाँ पे पता है कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन में आपकी बॉडी एड्रेस हो जाएगी। उसका क्या मतलब है कि जो डिमांड है ना क्वेश्चन की, वो ये है कि आप बताओ कि क्या फैक्टर्स है। अगर आप इंट्रोडक्शन में ये लिख दोगे कि देयर हैज बीन राइज ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट ड्यू टू दिस एंड दिस, तो फिर है ना आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और रिपीटेशन लगेगा। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे आप दोनों को डिफाइन कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्कॉलरली डेफिनेशन लिख रखी है आपके लिए। देखो, जो सेक्ट होता है ना, वो स्मॉल एवेंजेलिकल ग्रुप होता है विच रिक्रूट्स इट्स मेंबर बाय कन्वर्जन। मैंने क्या बताया था कि कल्ट में क्या, सेक्ट में ना बहुत ही टोटल डिवोशन होता है, या फिर लोग है ना, मतलब बाहर से इतना कन्वर्जन से ही अलाउ करते हैं, वो दूसरे रिलीजन के किसी को अलाउड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 सेक्ट है। अब है ना, अगर किसी इंसान को बुद्धिज्म से जैनिज्म में जाना है तो कन्वर्जन के थ्रू ही जा सकता है, ऐसे नहीं फ्लेक्सिबल मेंबरशिप नहीं होती है। ठीक है, जबकि कल्ट में फ्लेक्सिबल मेंबरशिप होती है। ठीक है ना, तो विच रिक्रूट्स इट्स मेंबर बाय कन्वर्जन एंड अडॉप्ट्स रेडिकल स्टैंड टुवर्ड स्टेट एंड सोसाइटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्टेट एंड सोसाइटी प्लस जो एस्टेब्लिश्ड रिलीजन होता है ना, उसके अगेंस्ट भी ये लोग रेडिकल स्टैंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपना बुद्धिज्म ले लो। ठीक है, बुद्धिज्म ने क्या किया था? उसने कहा था कि जो हिंदुइज्म की प्रैक्टिसेस है, ठीक है ना, जिसमें सेक्रीफाइस करना होता है, हम उसके अगेंस्ट में हैं, या हम उसके अगेंस्ट रेडिकली खड़े हैं। ठीक है ना, तो जो सेक्ट होता है ना, उसको हिंदी में अपन कहते हैं सांप्रदाय। ठीक है ना, सेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? सांप्रदाय। ठीक है, फिर आता है कल्ट। कल्ट को न्यू रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलीजियस एक्टिविस्ट
हुज बिलीव आर टिपिकली सिंक्रेटिक, एसोटेरिक और इंडिविजुअलिस्टिक। अब इन दोनों कीवर्ड्स का मतलब आप लिख के कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों का क्या मतलब होता है और कल्ट ये कैसे फॉलो करता है, सिंक्रेटिक और एसोटेरिक और इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, अब देखो जो कल्ट है ना वो किसने प्रोपाउंड किया था, वॉन वीस ने किया था, तो ये आप लिख सकते हो। और सेक्ट किसने दिया था, वेबर और ट्रोल्स्ट्रिच ने दिया था। ठीक है ना, अब देखो जो कल्ट है ना अपना, उसको हिंदी में कहते हैं पंथ। ठीक है, जैसे कबीर पंथी। ठीक है, आया, क्लियर हुआ। और इसमें एक एग्जाम्पल साइंटोलॉजी भी है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बनेगा, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, तो ये सारे आप लिख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो यार जो मशरूमिंग वाला पार्ट है ना, उसमें मैं चाहता हूँ सिलेबस को फॉलो करो। सिलेबस को फॉलो करोगे ना, 4-5 पॉइंट्स निकल जाएंगे और इतना ही लिखना है। मैं आपको बोलते हैं ना कि अलग से स्कॉलर्स नहीं निकाल के दे रहा हूँ कि यार ये इस स्कॉलर ने एग्जैक्टली इस पे बोला है, क्योंकि एग्जाम में इतना याद नहीं कर पाएंगे अपन, तो बहुत ही अपने को बोलते हैं ना स्किल सीखनी है आंसर राइटिंग की। तो देखो स्ट्रेटिफिकेशन है, तो स्ट्रेटिफिकेशन में अपन वेबर की थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो वेबर के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे वेबर बोलता है कि जो रिलीजन या फिर जो सेक्ट वगैरह होता है ना, हेल्प करते हैं अपने को थियोडेसी ऑफ डिसप्रिविलेज्ड। इसका क्या मतलब होता है कि ये ना सोलेस प्रोवाइड करते हैं या ये कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं जो डिसप्रिविलेज्ड लोग होते हैं ना। अब यहाँ पे डिसप्रिविलेज्ड अपन किसको देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन डिसप्रिविलेज्ड देख रहे हैं, सिर्फ गरीब लोगों को नहीं देख रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को नहीं देख रहे हैं जिनके लाइफ चांसेस बहुत पुअर है, बट अपन ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो कि डिसएन्चांटेड है। वेबर क्या बोलता है कि अपन है ना अभी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें अपन इतने ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो जाएंगे, इतने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने लगेंगे कि अपन डिसएन्चांटेड हो जाएंगे। मतलब अपन आयरन केज में फंस जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन में, और अपने अंदर कोई फ्रीडम नहीं रहेगी, कोई विल नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हो कि इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी, जो यहाँ पे कीवर्ड है ना, इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी दीज सेक्ट्स और कल्ट्स प्रोवाइड थियोडेसी ऑफ डिसप्रिविलेज्ड टू दी डिसएन्चांटेड पीपल इन दी हाईली ब्यूरोक्रेटाइज सोसाइटी। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। ठीक है ना, ये क्या प्रोवाइड करता है, इनर पीस वाले कैंपेन वगैरह चलाता है, तो इसमें आप कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल एक डाल सकते हो। अब एक बात बताओ, ये रेलेवेंट लगा नहीं लगा, रेदर देन राइटिंग एक अलग से स्कॉलर मैं आपको निकाल के दूँ, इससे बेटर ये है ना कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको आप अप्लाई करो, क्योंकि एप्लीकेशन ही काम आएगा। ठीक है, तो एक अपने यहाँ पे लिख दिया। फिर देखो सोशल मोबिलिटी में क्या है। ठीक है, अब देखो जो सेक्ट्स और कल्ट्स होते हैं ना, जैसे अपन ने देखा बुद्धिज्म में क्या हुआ था, बुद्धिज्म किसके अगेंस्ट था कि आपका जो कास्ट सिस्टम है ना उसके अगेंस्ट हमें रहना ही नहीं है, कास्ट सिस्टम इज नॉट वैलिड। इसलिए तो B.R. अम्बेडकर गॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, क्योंकि ये कास्टलेस सोसाइटी थी। ठीक है ना, इसलिए B.R. अम्बेडकर गॉट कन्वर्टेड। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो सेक्ट और कल्ट होते हैं ना, ये ब्रीच करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, या फिर ये ब्रीच करते हैं जो एस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनको। ओके, एंड दे हेल्प इन स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट मेरे को बताना किसने दिया है। ठीक है ना, यूनिट 5 में अपन पढ़ते हैं सोशल मोबिलिटी में। अब पता है मैंने आपको बुद्धिज्म का एग्जांपल दिया, बट बुद्धिज्म का थोड़ा सा पुराना एग्जांपल है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में लिखना है ना, तो आप ये लिख सकते हो, ये क्या है, डेरा सच्चा सौदा। ये एक सेक्ट है पंजाब और हरियाणा साइड में, जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप होता है ना उनको ये हेल्प करता है कि भाई आपको जॉब वगैरह मिल जाए, आपको है ना, हम थोड़ा बोलते हैं ना उनकी लाइफ चांसेस या लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर दे। तो ये आप एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हो, डेरा सच्चा सौदा। थोड़ा इसके बारे में और रीड कर लेना। ठीक है, फिर देखो मैंने ना वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से ज़्यादा लिखा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा रिलेट नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ रिलेट हो रहा है वहाँ वहाँ ही बताऊँगा। ठीक है, फिर देखो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में अपन सोशल मूवमेंट पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो सोशल मूवमेंट में मैंने हमेशा मैं आपको चीज़ बताऊँ, काउंटर हेगेमनी। ठीक है, अब काउंटर हेगेमनी है ना, जो सेक्ट और कल्ट होते हैं ना, ये करते हैं काउंटर हेगेमनी, मतलब उनके अगेंस्ट जाते हैं। अपने पहले भी देख लिया कि और मतलब रेडिकल स्टैंस होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, काउंटर हेगेमनी करते हैं अगेंस्ट एस्टेब्लिश नॉर्म्स, मोरेज एंड फोकवेज। अब आपका एक और होमवर्क, मुझे मोरेज और फोकवेज के बीच का डिफरेंस बताना कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि बताइए कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं यहाँ बता दूंगा, बट आप जब सर्च करोगे इनके बारे में तो आपको याद रहेगा। ठीक है, कि भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो आप आंसर में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो देखो फिर इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे कि काउंटर हेगेमनी का क्या मतलब हुआ कि जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स होते हैं उनको चैलेंज करते हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो, ब्रह्म कुमारी। इसका ब्रह्म कुमारी क्या है, कल्ट या न्यू रिलीजियस मूवमेंट है जो कि फीमेल की लीडरशिप को प्रमोट करता है आउटसाइड पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये रिलीजन्स मैंने जानबूझ के नहीं निकाला, क्योंकि आगे आएंगे इसके एग्जांपल्स, आगे आएंगे जो फैक्टर्स है ना वहाँ पे। फिर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में देखो मैंने दो एजेंट्स लिखे, एक तो एजुकेशन एंड सोशल चेंज और एक है टेक्नोलॉजी वाला। तो देखो एजुकेशन एंड सोशल चेंज में क्या लिखोगे आप कि लोगों के पास जब एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि आप अवेयर होते हो। अवेयर का मतलब है कि आपको नई नई चीज़ें पता चलती है। तो जब आपको नई नई चीज़ें पता चलेगी अपने खुद के बारे में, तो भी आप है ना एक नया कल्ट का राइज होते हुए देखोगे। जैसे साइंटोलॉजी ऑफ हबार्ड, मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, साइंटोलॉजी ऑफ हबार्ड। ठीक है, तो साइंटोलॉजी ऑफ हबार्ड ये क्या बोलता है
कि सबसे पहले तो जो हबार्ड है ना, इसने अपनी बुक लिखी थी डायनेक्टिक्स, उसमें इसने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, हब साइंटोलॉजी का। तो साइंटोलॉजिकली बेसिकली क्या है, देखो साइंटोलॉजी इसका मतलब होता है साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अपन कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल मेथड ऑफ नोइंग माइंड एंड स्पिरिट, तो ये भी एक तरीके से कल्ट है, ठीक है ना। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, इसमें क्या लिख सकते हो आप कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है ना सोशल चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ राइजिंग सेक्ट्स एंड कल्ट्स, या फिर मशरूमिंग ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आजकल ना डिजिटलाइजेशन हो रहा है रिलीजियोसिटी का। इसका क्या मतलब हुआ कि डिजिटल स्पीयर में ना रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी का प्लोरिफरेशन हो रहा है। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, अपन एक हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी देखा था कि जो मीडिया है, ठीक है, वो हाइपोडर्मिक नीडल जैसे इंजेक्ट कर देता है आइडियाज। तो सिमिलरली जो डिजिटल मीडिया है ना, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो भी रिलीजियोसिटी को क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है। तो इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर ना उस सेक्ट की या उस कल्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो ईशा फाउंडेशन का, कैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं आजकल, ऑनलाइन भगवत गीता कोर्सेज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि कैसे इससे ना कल्ट वगैरह का राइज हो रहा है, ठीक है ना, कैसे उनका मशरूमिंग हो रहा है, कैसे और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताओ मुझे, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, चौथा पॉइंट यहाँ पे, पांचवा पॉइंट यहाँ पे। अगर आप 5 पॉइंट लिख दोगे ना मशरूमिंग में, तो मोर देन इनफ है। अपने को 15-15, 20-20 स्कॉलर्स नहीं लिखने हैं, ना ही पॉइंट्स लिखने हैं। उससे पता है क्या शो होता है कि आप ना चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर रहे हो, आप इफेक्टिवली या एग्जैक्टली नहीं लिख रहे हो अपने आंसर्स, आप बस घुमा फिरा के ना चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, आप ना वेग तरीके से ना जंप कर रहे हो चीज़ों पे। तो ऐसे मत करो यार, अच्छे से आंसर को लिखो, एक्सप्लेन करो। वो एग्जामिनर है, उसको डिटेल थोड़ा चाहिए, जब ये ऑप्शनल का पेपर है, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर्स को, ठीक है। देखो अब अपन यहाँ पे देखो, अपन ने यहाँ पे कितने सारे कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स डाले, ईशा फाउंडेशन हो गया, ब्रह्म कुमारीज हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, ये डेरा सच्चा सौदा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन है ना पुराने एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्क एंड बेन्सब्रिज नाम के एक स्कॉलर है, ठीक है ना, ये बोलते हैं कि जो सेक्ट और कल्ट का राइज होता है ना, वो ड्यू टू एनोमी होता है, कंपेंसेटर टू एनोमी। अब देखो एनोमी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सोसाइटी में एब्रप्टनेस हो, ठीक है। एब्रप्टनेस का क्या मतलब है कि ना जो नॉर्मल था ना, नॉर्मल सिचुएशन थी ना, वो ब्रेक हो गई, अब नॉर्मलिटी रही नहीं, तो उसको बोलते हैं अपन एनोमी, ठीक है। तो जो एनोमी को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ होती है ना, उसको अपन बोलते हैं कंपेंसेटर। तो जो स्टार्क और बेन्सब्रिज है ना, ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है, इसको आप कॉन्टेम्प्रेरी वाले पार्ट में भी लिख सकते हो, बट यहाँ लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि जो एनोमी है ना प्रेजेंट सोसाइटी में, उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ना सेक्ट और कल्ट का राइज होता है। इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो बुद्धिज्म, जैनिज्म का, कि कैसे उस पीरियड में, मतलब वैदिक एज के टाइम पे क्या हुआ था, पोस्ट वैदिक मतलब लेटर वैदिक एज में क्या हुआ था कि जो सेक्रीफाइस थे ना, ह्यूमन सेक्रीफाइस, वो बढ़ गए, रिचुअल्स बढ़ गए, वुमेन की पोजीशन डिग्रेड हो गई। तो वो एक एनोमी का सिचुएशन था, उसको कंपेंसेट किसने किया, सेक्ट और कल्ट ने किया। एग्जांपल बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ पे सेक्ट से तुमको एग्जांपल डाल देना, ठीक है। फिर ये नॉरिस एंड इंगेलहार्ट, मैंने आपको एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्योरी मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में, उसको जाके देखना। और उसमें प्योर रिसर्च भी, तो उसमें भी बता सकते हो कि जो पुअर कंट्रीज होती है, ठीक है, जैसे सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेक्ट्स और कल्ट्स का राइज हो, तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर मैं आपको दो स्कॉलर स्पेसिफिक दे रहा हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है ना। एक है पवन वर्मा, ये क्या बोलते हैं कि अभी ना वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि जॉइंट फैमिली और कास्ट नेटवर्क है ना, इनका जो रेलेवेंस है वो डिक्लाइन हो रहा है। अब एक चीज़ मुझे बताना, ठीक है, कि जॉइंट फैमिली से अब अपन आ गए न्यूक्लियर फैमिली में, है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली को इंडस्ट्रियली फिट कौन सा स्कॉलर कहता था, कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली इज फिट, ठीक है, ये मेरे को बताना, ठीक है। तो देखो पवन वर्मा क्या कहते हैं कि वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है जॉइंट फैमिली और कास्ट नेटवर्क का, क्योंकि ये डिक्लाइन हो रहे हैं, ये इरोड हो रहे हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं। इसलिए जो सेक्ट और कल्ट होते हैं ना, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करते हैं मिडिल क्लास को, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या लिख सकते हो, आप सदगुरु लिख सकते हो। अब सोचना कैसे क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आजकल ह्यूमन बीइंग एलियनेटेड है, डिसएन्चेंटेड है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है राजीव दुबे। राजीव दुबे क्या कहते हैं कि जो सेक्ट और कल्ट होते हैं ना, या स्पेसिफिकली कल्ट, ये क्या करते हैं, ये एसिमिलेट करते हैं टेक्निक्स ऑफ मटेरियलिस्टिक वेस्ट विथ स्पिरिचुअलिटी ऑफ ईस्ट। मतलब ईस्ट में तो स्पिरिचुअलिटी है, बट ये जो वेस्ट की टेक्निक्स है ना मटेरियलिज्म वाली, कि प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना, उससे भी ना सेक्ट और कल्ट्स का
राइज होता है। इसमें आप इस्कॉन का एग्जांपल डाल सकते हो। अब एक चीज़ सोचना, स्पिरिचुअलिटी तो ह्यूमन बीइंग को कहीं भी मिल जाएगी, जो एस्टेब्लिश रिलीजन है वहाँ पे भी मिल जाएगी, बट ये जो मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी यूज़ करते हैं ना, तो इससे ज़्यादा फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करता है या इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो ये आप लिख सकते हो, जैसे इस्कॉन के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट भी है, तो आप देख सकते हो। फिर पीटर बर्जर क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और सेक्युलराइजेशन ने क्या किया है कि स्पिरिचुअलिटी को ना कंजम्पशन स्पीयर में डाल दिया। कंजम्पशन स्पीयर का क्या मतलब हुआ कि अब लोग सिर्फ कंज्यूम करते जा रहे हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी से इतना मतलब नहीं है। तो इससे भी जो स्टेबिलिटी है, जो प्रमोशन होता है ना कल्ट का, वो राइज हो रहा है। इसमें आप ईशा फाउंडेशन के योगा मैराथन वगैरह ये सब चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है ना। कंजम्पशन स्पीयर कैसे बढ़ रहा है, इसमें आप पोस्ट मॉडर्न व्यू भी लिख सकते हो कि कैसे बिलीविंग विदाउट बिलोंगिंग हो रहा है, ग्रेस डेवी का अपन ने देखा था। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। मतलब मेरा क्या बोलना है आपको कि यहाँ पे आप ना सिलेबस से लिखो, ठीक है, क्योंकि आपको रटना नहीं है। अगर आपने सिलेबस रट रखा है तो आपको खूब पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप है ना स्टैंडर्ड चीज़ें लिखो जो आप स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा। 10-12 पॉइंट्स लिख दोगे 20 मार्कर में, 3 पेज में, मोर देन इनफ है, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है, एग्जाम्पल्स भी डालना है, ठीक है ना। फिर बात आती है कंक्लूजन की। देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर एमर्जेंस ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स आर नॉट जस्ट फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स। फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स कीवर्ड आ गया सोशियोलॉजी का, अपने जनरल चीज़ लिखी नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ऑल्टरनेटिव आ गया कीवर्ड सोशियोलॉजी का, टू मेन स्ट्रीम रिलीजन। ये इसका कहने का मतलब है कि जो सेक्ट्स और कल्ट्स है ना, वो सिर्फ फंक्शनल ऑल्टरनेटिव नहीं है मेन स्ट्रीम रिलीजन के, कि भाई हमको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी मिल रही है, बट ये क्या करते हैं, नर्चर करते हैं स्पिरिचुअल एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। ये सिर्फ फंक्शनल ऑल्टरनेटिव नहीं है, दे एंश्योर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल सपोर्ट एंड प्रोवाइड्स एसेंस ऑफ लिविंग, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये पता है क्या हाईलाइट कर रहा है, फंक्शनल आइडिया हाईलाइट कर रहा है। अपन ने ना फंक्शनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, अपन ने इनका रोल भी हाईलाइट कर दिया कि भाई ये मतलब आए तो हैं, राइज तो हो रहे हैं, बट इनका है ना अब जो रोल है ना एसेंस ऑफ लिविंग में ज़्यादा है। तो दे आर वेरी क्रूशियल इन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक आधी लाइन और ऐड कर सकते हो। तो मेरे को बताना आपको कैसा लगा ये कंटेंट, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसको कमेंट सेक्शन में बताना। और यार प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो फिर मैं आपको और चीज़ें बता पाऊँगा, ठीक है ना। और बताना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में वी विल डिस्कस। और और मतलब यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ना यहाँ पे डाल दूंगा इसकी अब टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये है उसका QR, तो आप इससे स्कैन कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो ठीक है।